नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश किया गया है। उप मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री दिया कुमारी ने यह बजट पेश किया। 139 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा और सभी वर्गों को छूने का प्रयास किया गया। इस बजट को एक और जहां सत्ता पक्ष ऐतिहासिक बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे खाली घोषणाओं का पुलिंदा बता रहा है। इस बजट पर परत दर परत चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई। सर, दिया कुमारी ने यह बजट पेश किया। भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार के नाम से कोसने का काम विपक्ष लगातार करता रहा है, अनुभवहीन बताने का काम करता रहा है, लेकिन यह बजट जिस प्रकार से पेश किया गया है, आपकी नजर में यह बजट किस प्रकार से देखा जाएगा, किस प्रकार से या क्या सभी वर्गों को छू पाया है? इस बजट के क्या आगामी परिणाम देखने को मिलेंगे? जिस प्रकार से एक दूसरे की सरकारों को कोसने का सिलसिला की पूर्ववर्ती सरकार ने घाटा छोड़ दिया था, उसको भरने की कोशिश की जा रही है, इस बजट को किस नजर से आप देखते हैं सर? राजस्थान के जो हालात हैं, इतना बड़ा प्रदेश, देश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश जी, इतनी सारी विविधताएं और हर 2 कोस पर भाषा बदल जाती है, लोगों का रहन सहन बदल जाता है, सोच भी बदल जाती है। कई जगह अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रॉब्लम है। मारवाड़ की प्रॉब्लम्स अलग हैं, रेत के धोरे हैं सब में, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं जी, हाड़ौती की प्रॉब्लम्स अलग हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर जो इलाका है उसकी प्रॉब्लम अलग है। तो लंबा भाषण हुआ बजट का, 2 घंटे से ऊपर लंबा भाषण था, पर उसमें समाज के हर वर्ग को और जिंदगी के विविध आयामों को छूने की कोशिश की गई है जी। और छोटी छोटी बात को भी छुआ है। भले ठीक है कि उससे ये लगता है कि आप समग्र विकास चाहते हो, हर वर्ग का सबका साथ सबका विकास वाली बात जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं जी, उस दिशा में बजट को देखा जा सकता है कि हर छोटी छोटी चीज़ों पे, यहाँ तक कि बच्चों को दूध देते हैं 3 दिन जी, हफ्ते में जी, स्कूल में, उसको 5 दिन किया है। छोटी सी बात है। जी, अब वो 3 दिन दूध मिलता है नहीं मिलता वो एक अलग समीक्षा का विषय है, पर सरकार की योजना है 3 दिन दूध देने की, उसको उसने एक्सटेंड करे 5 दिन। वैट पर पुरानी बकाया 50 लाख तक की उसको माफ़ कर रहे हैं कि ब्याज को माफ़ कर रहे हैं, कि पुरानी चीज़ों की विसंगतियां दूर कर रहे हैं, आने वाले भविष्य की तरफ देख रहे हैं। वर्तमान में जो रिफाइनरी चल रही है, काम चल रहा है रिफाइनरी का, उसको अगस्त में इसको कह रहे हैं कि हम उसमें उत्पादन शुरू कर देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। वो भविष्य की एक बड़ी योजना मानता हूँ मैं, जो वाटर ग्रिड बनाने की योजना है जी, ये कोई कई साल कई दशक पुरानी देश की नेशनल वाटर ग्रिड बनाने की योजना चली आ रही है, लेकिन वो नहरों को नदियों को जोड़ने की बातें होती रहती है। अगर स्टेट लेवल पर भी वाटर ग्रिड बन जाए जी, तो काली सिंध में बाढ़ आती है, पानी बह जाता है जी, कितना ही पानी, और दूसरी लूनी सूख जाती है और इधर सूख जाती है, बनास बेटा की तरफ नदियाँ सूख जाती हैं, पानी नहीं होता, अंडरग्राउंड वाटर लेवल नीचे गिर जाता है। तो ऐसा बना लेना अब कितना सफ़र होता है, कौन सी लोकेशन होती है, पर बीसलपुर से पानी बहा रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, पानी बहा रहे हैं हम निकाल के गेट से जी, कि बाढ़ नहीं आ जाए, और वो पानी कहाँ जा रहा है? समंदर में। और रामगढ़ का पानी है ही नहीं, उसके अंदर रामगढ़ में है ही नहीं पानी। बिल्कुल। तो एक समग्र दृष्टि से स्टेट वाटर ग्रिड बन जाए जी, कि फाटक खोलो और पानी उधर जाए जिधर जरूरत है, जी, और फाटक बंद करो, पानी वहाँ रह जाए जहाँ बचा के रखना है। तो ये इस सोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान बहुत आगे बढ़ेगा इस वाटर ग्रिड से, अकेले से। वाटर ग्रिड और पावर, देखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर और पानी और औद्योगिक शांति, ये 3 चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। आप ज़मीन दे दोगे, औद्योगिक शांति नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं लगेगी, पानी नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं लगेगी, और बिजली की उपलब्धता नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं लगेगी। और बहुत बड़ा भूभाग कृषि क्षेत्र में जो कि बंजर है आज पानी के अभाव में, वहां भी अगर पानी पहुंच जाएगा तो खेती के मामले में किसान सुदृढ़ होगा। एक समग्र विचार राजस्थान की सिंचाई, खेती और पानी की पीने की पानी की जरूरत पर एक मिशन बना के बल्कि विचार करना चाहिए, कमीशन बना के विचार करना चाहिए, और उसके हिसाब से वाटर ग्रिड बनना चाहिए। वाटर ग्रिड के हिसाब से पीने का पानी एक तरफ जाए जहाँ पीने का पानी नहीं है, सिंचाई का पानी वहाँ जाए, सिंचाई का पानी नहीं है, और वहाँ से पानी निकाला जाए जहाँ पानी भर करके समुद्र में फालतू जा रहा है जी, तो ये एक, मैं इसको बहुत बड़ा कदम मानता हूँ अगर ये बनाया गया तो, बन जाता है तो। जी, एक बात तो ये। जी, दूसरी बात ये कि जो 1.25 लाख रोजगार देने की बात हुई है सरकारी क्षेत्रों में, जी, इसको भी मैं लैंडमार्क मानता हूँ। ये बड़ी घोषणा है, छोटी घोषणा नहीं है।
1.25 लाख हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन 1.25 लाख सरकारी नौकरियां सृजित करना इस वक्त बहुत, एक साल में। एक साल में बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि रिटायर भी हो रहे हैं लोग, बहुत सालों से रिटायर हो गए, उनको भरा नहीं जा रहा, पदों खाली होंगे पद, जी लेकिन खाली पद में भी सरकार तनख्वाह की बचत करती है जी घाटे को पूरा करने के लिए। तो वो नहीं है, बल्कि रोजगार देके समाज की दशा और दिशा, नौजवानों की दशा और दिशा सुधारने की। इसके अलावा कोटा में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की है, जी और बच्चों के जो तनाव होते हैं, जिस तरह सुसाइड हो रहे हैं, उसके ऊपर भी एड्रेस किया, उसको भी उन्होंने। जी सौर ऊर्जा के लिए घर घर में जो लगाएगा पैनल, उसको सब्सिडी भी देंगे, और साथ में 150 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों को उन्होंने चुन के जी और एक तरह से एक जगह इकट्ठा करके एक बजट में पेश करने की कोशिश क्या की है। ऊर्जा के क्षेत्र में जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था और दिया भी लास्ट के चुनावी साल के अंदर, और अब अगर सोलर पैनल लगवाया जा रहा है हर छत के ऊपर, तो क्या प्रदेश को बिजली के प्रोडक्शन के मामले में दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़े, महंगी दर पे बिजली नहीं खरीदनी पड़े? ये क्या दूरगामी सोच भी इसमें साथ में है? निश्चित तौर पर देखिए कि ठीक है, अडानी बड़ा लगा रहे हैं और पावर प्लांट, और दूसरे लगा रहे हैं सोलर ऊर्जा का, लेकिन बहुत छोटे से लेवल पर एक 250 गज के मकान की छत है, वो भी ऊर्जा का स्रोत हो सकती है, और उस मकान की तो कमी, मतलब जो ज़रूरत है वो पूरी करेगी, साथ में सरकार को भी उससे बिजली मिल जाती है। तो धीरे धीरे करके हम जो बिजली के खाते में महंगी बिजली खरीद करके जो पैसा देते हैं, वो कम देना होगा या नहीं देना होगा, तो हमारा जो बिजली कंपनियां वो भी घाटे से बाहर आएंगी। बहुत बड़ा घाटा वहाँ भी है जी। और आदमी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा, दिन में सूरज चमका, शाम को लट्टू जला, जी ठीक है ना, तो ये भी एक बड़ी क्रांति हो जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा तो। जी इसको मैं ऐसी क्रांति मानता हूँ, श्वेत क्रांति हुई थी, दुग्ध की क्रांति हुई थी जिस तरह, या हरित क्रांति हुई थी, ऐसी बड़ी क्रांति सौर ऊर्जा की क्रांति हो जाएगी ये। अगर हर घर में पैनल लग जाए और सूरज की तपिश से ही हम बिजली बना करके अपने घर की जरूरत पूरी करने लगे, तो ये कंट्रीब्यूशन है देश के विकास में हर व्यक्ति का। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है। अगर पति अपनी पत्नी के साथ में प्रॉपर्टी परचेज करता है तो 50 लाख तक की अगर प्रॉपर्टी परचेज की जाती है तो उसमें भी ½ % का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो क्या ये एक पारिवारिक ढांचे को भी मजबूत करने की कोशिश की गई है? नहीं, वसुंधरा राजे के ज़माने से भी हर सरकार ने कोशिश की है कि अगर आप महिला के नाम रजिस्ट्री कराते हो, उनका सोच ये था जी, पत्नी के नाम, माँ के नाम कराते हो तो आपको छूट दी जाएगी। अब इन्होंने ये कर दिया कि खुद भी रहे लेकिन ज्वाइंट रजिस्ट्री हो, ये एक खास बात है। तो ज्वाइंट रजिस्ट्री में जो बाइंडिंग है जी, पति और पत्नी के बीच में बॉन्डिंग है, जी, जुड़ाव है, वो भी मजबूत होगा इससे जी। और दोनों के नाम संयुक्त रजिस्ट्री होगी तो परिवार की जो आजकल दिन पे दिन तलाक हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, घर छोड़ के चल जाती हैं, आदमी घर छोड़ के चल जाता है, ऐसी सामाजिक समस्या भी इससे बहुत एड्रेस की जा सकेगी। एक तीर से दो निशाने। जी नहीं, दो निशाने क्या, भाई अल्टीमेटली समाज में जो कुछ होता है उसका इम्पैक्ट देखिए हमारे क्राइम की रेट पर भी पड़ता है। जी, रोज सुनते नहीं, पति ने पत्नी को मरवा डाला, जी, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवा डाला, जी, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं बढ़ रही हैं रोज। क्राइम रेट भी इससे कम होगी अगर आप एक देखिए, मैं इसको सबसे अच्छी बाइंडिंग मानता हूँ जो इकोनॉमिक बाइंडिंग होती है, जिसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं या जी, आर्थिक हित जिसमें जुड़े होते हैं। वो इमोशनल बाइंडिंग तो होती है, सदियों से कह रहे हैं पति पत्नी में ये रिश्ता होता है, वो रिश्ता होता है, सिक्योरिटी फील भी होता है। हाँ, लेकिन ये जो ऐसी बाइंडिंग है कि एक दूसरे के साथ रजिस्ट्री होने से परस्पर सम्मान भी बढ़ेगा, आत्मसम्मान भी बढ़ेगा महिलाओं का, और दोनों के बीच में आपस में एक अच्छा पारिवारिक माहौल रहेगा कि मैं समझता हूँ एक सोशल इफेक्ट भी आएगा इसका। बिल्कुल। इसके साथ साथ जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार, गहलोत सरकार ने गिफ्ट डीड में दादा दादी पोते पोती के नाम अगर गिफ्ट डीड करते हैं तो उसमें स्टैंप ड्यूटी में छूट की घोषणा की गई थी, उसे और थोड़ा उसका दायरा बढ़ाया गया है। पुत्र वधू, नाती नातिन के नाम भी अगर वो प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड में की जाती है तो वहां भी बेनिफिट देने के लिए घोषणा की गई है। अब ये सोच है, अब उसको सोच को एक्सटेंड किया उन्होंने, पुत्र वधू और ये जो निगलेक्टेड लोग हैं सो समाज के अंदर। और कई बार क्या होता है कि पुत्र नहीं रहता तो पुत्र वधू के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो गिफ्ट डीड में पुत्र वधू को दोगे तो आप उसको, उस पर भी आपको छूट मिलेगी। ये सब बातें करके समाज को एक दिशा देने की कोशिश होती है इन चीज़ों से। आर्थिक उपाय होते हैं, लेकिन ये छूट जो होती है वो छूट कहीं ना कहीं उत्प्रेरित करती है लोगों को सामाजिक सुधार की दिशा में बढ़ने के लिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा विपक्ष लगातार निशाने पर ले रहा था, सत्ता पक्ष को लगातार घेर रहा था कि कुपोषण लगातार बढ़ रहा है, बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 की जगह 5 दिन दूध सप्लाई करने की, उन बच्चों के लिए दूध पिलाने की व्यवस्था की घोषणा की गई है। मैंने बोला ना शुरू में ही आपको जी कि इतनी छोटी सी चीज को भी एड्रेस किया है आंगनबाड़ी में
3 दिन दूध पिलाते हैं, 5 दिन दूध पिलाएंगे। अब वो अलग विषय है कि कितनी आंगनबाड़ी में पिलाया जा रहा है, नहीं पिलाया, वो एग्जीक्यूशन का विषय है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, तो क्या इसमें विपक्ष का जो प्रेशर था वो भी काम आया? देखिए, प्रेशर की बात नहीं है, अच्छी बात तो है ही कि बच्चों के लिए क्या 3 दिन और क्या 5 दिन क्या सोचा जाना चाहिए, क्यों सोचा जाना चाहिए? जी, बच्चा तो रोज सुबह उठता है, सांस लेता है और दिन गुजारता है, तो हर दिन उसको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, हर दिन उसको ऊर्जा मिलनी चाहिए, हर दिन वो देश को आगे बढ़ाने वाला एक हमारा भविष्य है जी। तो इसलिए जो काम 3 दिन के लिए किया जा रहा है उसको 5 दिन के लिए किया जाना ही चाहिए था, किया गया, सोचा गया, इस बारे में ये सराहनीय कदम है। जी बिल्कुल। इसके अलावा गोपाल क्रेडिट कार्ड पर स्टैंप ड्यूटी फ्री कर दी गई है, माफ कर दिया गया, तो ये कहीं न कहीं पार्टी की विचारधारा, संघ की विचारधारा, उससे जुड़ा हुआ एक वो सनातन धर्म की विचारधारा कही है इसको, जी। पार्टी की भी मान लो और संघ की भी मान लो और सबकी मान लो, कुल मिला के गाय हमारी माता है, तो इस दृष्टि से गौ माता के लिए, गौ पालकों को, और उस दृष्टि उस दिशा में सरकार की सोच है ही ऑलरेडी पार्टी की वजह से, इसलिए उस सोच की दिशा में कोई कदम है इनका। जी बिल्कुल। इसके अलावा 2 लाख परिवारों को पट्टे देने की घोषणा की गई है कि लक्ष्य बनाया गया, 2 लाख परिवारों को पट्टे देंगे। इनमें 25,000 घुमंतु परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे, गाड़िया लुहार, इस प्रकार के अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे योजना बनाई गई, मैंने ऐसा सुना था टीवी पे। जी, तो वो ये तो ठीक है, गाड़िया लोहार को, इनको जो तो बरसों से राणा प्रताप के ज़माने से जो घुमंतु जातियां हैं, जी, उनको उनकी यायावरी खत्म होनी चाहिए। जी, बेसिक शब्द में ये कहना चाहिए, यायावरी। जो राणा प्रताप के समय उन्होंने शपथ ली थी चित्तौड़ पे कब्जा नहीं हो तब तक वो कहीं पर घर नहीं बनाएंगे, बसाएंगे नहीं, तब से अब तक चले आ रहे हैं, गाड़िया लोहार और जगह जगह डेरे डालते हैं, उनको बसाने की कोशिशें भी हुई है, लेकिन वो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में हो, योजनाबद्ध तरीके से हो, और सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा वो गाड़िया लोहार ना बने। जी, कई बार क्या मकान भी ले लेते हैं, मकान को किराया देके चल देते हैं, वापस गाड़िया लोहार बन जाते हैं। तो ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्रियान्वयन के समय, जिनको मकान मिल जाए वो खुद रहें भी, मकान बेचें भी नहीं, और वो वास्तव में घुमंतु से एक जगह स्थापित हो जाए, क्योंकि घुमंतु जातियों को स्थापित होने से ही उनकी अगली पीढ़ी का एजुकेशन, अगली पीढ़ी की परवरिश, अगली पीढ़ी का स्वास्थ्य, सब कुछ उसमें निर्भर करेगा। जी बिल्कुल। वर्गवार अगर बात करें, महिला वर्ग की बात करें, महिला वर्ग को लेकर के आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में मुख्यमंत्री सुपोषण किट बांटे जाएंगे, ये योजना लागू की जा रही है। 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा, और केंद्र की स्कीम के तहत 25,000 महिला SC/ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा, उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये एक महिला वर्ग को बेनिफिट देने की कोशिश की गई है बजट में। देखिए, हर समाज में जो स्थान सदियों से महिला का चला आ रहा था, जी, अब यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता हम कहते हैं, शास्त्रों में सुनते आए हैं, जी, लेकिन वास्तव में घर में उनकी जो स्थिति थी वो कभी पैर की नोक, पैर की जूती के बराबर समझ जाती थी, पर्दे में रहती थी। वहाँ से समाज बदल करके, राजस्थान का ऑर्थोडॉक्स समाज भी बदल करके ये आया कि नारियाँ सड़क पर आ गई हैं, काम कर रही हैं, मेहनत कश हो गई हैं, और अच्छा योगदान दे रही हैं अपने परिवार को चलाने में भी, समाज को चलाने में भी। तो इसलिए जो ये आधी आबादी है, इसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, विसंगतियाँ हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो वातावरण बनाने की कोशिश है, उनको स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और आत्मगौरव से विभूषित करने की जरूरत है, उस दिशा में सरकार का कदम है, अच्छा कदम है। आगे भी आगे अगले बजट आने में और बढ़ेंगे आगे इस तरह। जी बिल्कुल। युवाओं की अगर बात करें, युवाओं में जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि 1.25 लाख नौकरियां दी जाएगी, 1.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरियों में लिया जाएगा, प्राइवेट भी नौकरियां दिलवाई जाएगी। हाँ, 1.5 लाख लोगों को प्राइवेट में नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की जा रही है। 2 करोड़ तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। तो क्या युवाओं को इस दिशा में आगे बढ़ाना कि आत्मनिर्भर बने, स्किल को डेवलप करें और केवल नौकरी के भरोसे नहीं बैठे रहें, और वो अपना रोजगार, स्वरोजगार कर सके? देखो, अगर हमको अपने भविष्य को सुरक्षित करना है और आने वाले कल का समाज, उसमें क्राइम रेट घटानी है, जी, आत्महत्याएं घटानी है, जी, फ्रस्ट्रेशन कम करना है नौजवान पीढ़ी का, जी, तो हमको हर हाथ को काम देने की योजना बनानी पड़ेगी। जी, जिस हाथ के पास काम नहीं होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए नौजवान के हर हाथ को, नवयुवती के हर हाथ को काम मिले, और वो फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, स्वावलंबी हो जाए, तभी समाज में से फ्रस्ट्रेशन जाएगा, क्राइम रेट कम होगी, और आने वाली पीढ़ी देश के भविष्य को भी संवार सकेगी, अपने भविष्य को भी संवारेगी। जी
इसके अलावा बुजुर्ग और दिव्यांगों की बात करें तो कमजोर आय वर्ग वाले बुजुर्ग विधवा को पेंशन 1250 रुपए कर दी गई है बढ़ा करके। शायद ये तो पिछली सरकार का प्रावधान था, हर वर्ष उसको इंक्रीज किया जाएगा जी, गैरोजी करके जाते जाते। जी बिल्कुल, हाँ, इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन अभी ये बुजुर्गों को घर बैठे 70 साल वालों को घर बैठे दवाई मिलेगी, ऐसा मैंने एक नई बात सुनी थी। जी दवाई तो मिल भी पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, अभी ये भी एग्जामिन किया जाना चाहिए। और फिर घर बैठे मिलेगी, ये बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। बिल्कुल, घर बैठे जब बिजली मिलेगी तो वास्तविक बुजुर्ग को मिले, जरूरतमंद बुजुर्ग को मिले और उसका मिसयूज ना हो, बाजार में बेची ना जाए दवाई घर पहुंचाने के नाम पर। ये सब इसका क्रियान्वयन बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। ऐसे लोग लुभावन लगती बात, लेकिन जब करने लगेंगे और बुजुर्ग के हाथ में वास्तव में दवाई अगर घर बैठे पहुंचा देंगे आप, तो बहुत आशीर्वाद मिलेगा, सरकार को बहुत आशीष मिलेगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा 1 लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब उपकरण 150 करोड़ की लागत से उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये भी एक सकारात्मक। ठीक है, कई स्वयंसेवी संस्थाएं करती हैं। जयपुर फुट लगाया जाता है राजस्थान में, जी इतना बड़ा काम कर रही है। महावीर विकलांग समिति यहाँ कर रही है, कलकत्ता में देख के आया, महावीर सेवा सदन करता है, तो वो 5-5 लाख लोगों को मुफ्त में पैर लगा चुका, हाथ लगा चुका। सरकार इसमें साझेदारी निभा रही है, खुद लगाएगी या ऐसी लगाने वाली संस्थाओं को कुछ देगी सब्सिडी, क्या करेगी। लेकिन सरकार एक दिव्यांगों के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रही है, उनके कदम ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। बिल्कुल। किसान वर्ग को लेकर के बीजेपी हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहती है, लेकिन इस बार 8,000 रुपए की जो पीएम किसान सम्मान निधि थी उसे 9,000 कर दिया गया है। मतलब 1,000 रुपए का सीधा बेनिफिट हर किसान को मिलने वाला है। इसके अलावा गेहूं की एमएसपी की बात करें तो प्रति क्विंटल 150 रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। एमएसपी को लेकर के भी टारगेट पे थी सरकार, विपक्ष लगातार हमलावर था। 1 लाख भूमिहीन कृषि करने वाले जो हैं कृषक हैं, उन्हें 5,000 की लागत के कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसको किस नजर से देखते हैं? वो जो जिनके पास भूमि नहीं है, जी, भूमिहीन मजदूर हैं, किसान मजदूर किसान है, वो जी खेती में जो मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास में जैसे गेती फावड़ा ही नहीं होते कई बार, जी ठीक है ना, तो गेती फावड़ा भी मिल जाएगा तो वो लगा के कंधे पे चल पड़ेगा और काम के लिए बिना उपकरण जाता है तो एक अलग रेट मिलती है और उपकरण के साथ जाता है अलग रेट मिलती है। तो इसलिए उन लोगों को भूमिहीन जो मजदूर हैं, किसान हैं, कृषि मजदूर हैं, उनके लिए अच्छा कदम, बशर्ते कि उनको मिले। और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, ऐसी खरीद बिक्री में और देने में, वितरण में घोटाले बहुत होते हैं। जी बिल्कुल, फर्जी नाम रजिस्टर बना देते हैं, फर्जी अंगूठे लगा लगा करके लोग बेच दे। सरकार को बहुत वॉच करना पड़ेगा इस बात को, ये बहुत मामूली बात नहीं है जी। सही भूमिहीन के हाथ में पहुंचे। वरना तो गांव में क्या कि कई लोग जिनकी बड़ी बड़ी खेती होगी वो ऐसे इस बहाने से गेती फावड़े और ये अपने पास हासिल कर लेंगे। सक्षम लोग, सामर्थ्यवान लोग भी कई बार इस दुरुपयोग करते हैं ऐसी योजनाओं का, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है राजधानी जयपुर में, और साथ ही साथ बीआरटीएस कॉरिडोर जो बनाए गए थे, हालांकि वो भी भाजपा सरकार में बने थे, लेकिन अब बीआरटीएस की आवश्यकता नहीं मान रही है सरकार, उन बीआरटीएस को हटाया जाएगा, मेट्रो पे फोकस किया जाएगा। 12,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में उसके लिए। देखिए, बीआरटीएस तो एक फिजूल खर्ची थी सरकार की जिसने की थी। जी, ये अफसर चश्मा लगा के सरकार को दिखा देते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा। पूरे बीआरटीएस के दोनों तरफ जब 100 गाड़ी निकल जाती है तब बीआरटीएस में से एक गाड़ी निकलती है। जी, हम सीकर रोड पे जाते हैं, देखते हैं इधर तो फंसी हो रही है, जाम लग रहा है और बीआरटीएस खाली पड़ा हुआ है। जी, ऐसा बीआरटीएस किस काम का? और जहां पर हर 500 मीटर पर रोड क्रॉस हो रही है, जी, तो बीआरटीएस तो वहां होता है जब रैपिड ट्रांसपोर्ट हो जाए, निकल जाए, नॉन स्टॉप हो। नॉन स्टॉप तो ही नहीं, हर 500 मीटर पर 1 किलोमीटर पर आपको इधर से इधर जाने के लिए जगह छोड़नी पड़ रही है। तो कंसेप्चुअली गलत था बीआरटीएस वहां लागू करना, तो इसलिए वो बीआरटीएस हटाना ही है। अब ये जिन्होंने लगाया उन्होंने भी कमा लिया और जिन्होंने जो अब हटाएंगे वो भी कमा लेंगे, पता नहीं कैसे बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, उखाड़ा गया सामान। ये भी एक नए घोटाले को जन्म दे सकता है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी सरकार को। बाकी उस बीआरटीएस को अटैक करके बड़ी बड़ी चौड़ी रोडों को जो कम कर दिया गया था बीआरटीएस के माध्यम से, उनको अच्छा वाइडन करेंगे और बीच में, ठीक है, उसको आगे पीछे दाएं बाएं दोनों तरफ के लिए वो बांट दो बीच में से। जी, पर बीआरटीएस की कोई उपयोगिता मैं नहीं मानता। जी बिल्कुल। पेयजल और की बात, जी, ये दूसरा विषय था इसका मेट्रो का। जी, ये तो बहुत पहले से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। पॉलिटिकली मानता था मैं कि मुख्यमंत्री के इलाके में से उप मुख्यमंत्री के इलाके तक जाएगी मेट्रो। बिल्कुल, मैं पहले से मानता था, कई महीने पहले से। तो सेतु बन जाएगा। हाँ, वो सेतु, राजनीतिक सेतु तो है ही, लेकिन ये सेतु की तो सीतापुरा वास्तव में जरूरत है यहाँ पर। जी, बीआरटीएस की, इसकी क्षमा करें, मेट्रो की, जी, इसको सांगनेर तक जाना चाहिए और सांगनेर के आगे तक, मतलब सीतापुरा तक। जी, और इधर अंबावाड़ी वैशाली तक आना चाहिए। जी, और इसको बगरू तक ले जाना चाहिए हमको। जी,
ठीक है ना, और चांदपोल से आगे ले जाकर के हम उधर दिल्ली रोड पर ले जाएं, आगरा रोड पर ले जाएं, जी इतना इसका जितना दायरा बढ़ाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, उतना ही जो जाम की समस्या उससे मुक्ति मिलेगी। क्या जाम लगता है आजकल जयपुर शहर में, शाम को 5 से 7 जब सरकार की नौकरी छूटती है, दूसरी नौकरी छूटती है, आप राजधानी की सारी सड़कें जाम हो जाती है। 10 मिनट का रास्ता एक घंटे में पूरा होता है। बिल्कुल दिल्ली जैसी स्थिति नजर आने लगती है। तो ये, और इसको भी मेट्रो के बारे में भी कुछ आपको योजनाएं बनानी पड़ेगी, लोक लुभावन, जी कि आप मंथली टिकट बनाएंगे तो ये कंसेशन मिलेगा, बेनिफिट लॉटरी मिलेगा। निकलेगी इसमें, बिल्कुल। एक फ्रिज निकलेगा, Yes। मंथली कूपन वालों को एक ऐसा बनाना पड़ेगा, लुभाना पड़ेगा लोगों को। जी। मेट्रो ऐसा नहीं घाटा है तो घाटा है, चल रहे हैं 50 आदमी चल रहे हैं, 15 आदमी चल रहे हैं। प्रमोशन करना पड़ेगा अच्छे आप करना पड़ेगा प्रमोशन, विज्ञापन भी नहीं देते वो कहीं जी। अखबार में, चैनलों में विज्ञापन देने चाहिए। मेट्रो में जाते आदमी के अनुभव सुनवाने चाहिए, इसका प्रचार प्रसार प्रॉपर होना चाहिए। बिल्कुल। और इसको अच्छी तरह इलाके आइडेंटिफाई करके कहाँ वास्तव में मेट्रो की जरूरत है, कहाँ से सवारी बैठ सकती। मैं बगरू में खासतौर पर इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, हजारों लोग नौकरी करने आते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, दूर तक चल जाए मेट्रो वजह से तो फिजा बदल जाए। बिल्कुल। ऐसे ये सांगानेर के आगे तक जा रही है, ऐसे ही इधर चाकसू, ये चोमू, ये सब इलाके कवर होंगे कनेक्ट हो मेट्रो से। सकते हैं। बिल्कुल। उपनगर जितने भी हैं कनेक्ट होने चाहिए, उससे मेट्रो से आने वाले कल में स्पीड बढ़ेगी, लोगों के आने की जाने की समय की बचत होगी, और समय की बचत के साथ साथ आपका जो आवागमन है इतना सुगम हो जाएगा। जी जो दूसरे लोग हैं बड़ी गाड़ियों में बैठे होते हैं, वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिल्कुल जाम में फंसते हैं, उससे बचत मिलेगी, राहत मिलेगी, फ्यूल भी कम खर्च होगा। बिल्कुल 2 लाख घरों में पेयजल के लिए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम कराए जाएंगे। ये एक मरुस्थल में सबसे बड़ी इस योजना को माना जा सकता है। हर घर नल जी जो योजना है, वो एक तो जल जीवन मिशन बढ़ गया है 2028 तक, ये बड़ी उपलब्धि राजस्थान की, और इसलिए राजस्थान को ये मौका मिल रहा है घर घर में पानी के नल पहुंचाने का। इसका गंभीरता से काम होना चाहिए, ये काम गंभीरता से हो जाए तो बहुत लोगों को बहुत सुगम हो जाए जीवन। एक और शायद एक उन्होंने सर्किट बनाया है ऋषभ देव और त्रिपुरा सुंदरी का, जी उधर वागड़ में जी एक सर्किट बनाया है जो आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में टूरिस्ट सर्किट बनाया उन्होंने, जी वो भी वहाँ पर बड़ा योगदान देगा वहाँ की इकोनॉमी ठीक करने। लेकिन वहाँ पर जो मौताना प्रथा है, वनवासी जब आदमी सड़क पे जंगल में निकलता है तो जिससे रोक लेते हैं कई बार, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करनी जरूरी होगी। टूरिस्ट सर्किट बनाने मात्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि टूरिस्ट सुरक्षित रहे और उस इलाके में शांति रहे और क्राइम रेट बहुत नीचे रहे, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी हो, तभी वो टूरिस्ट सर्किट सफल होगा। बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें कि 2 उप मुख्यमंत्री जयपुर से हैं, मुख्यमंत्री खुद जयपुर से हैं, लेकिन बाहर के शहरों का क्या होगा? लेकिन इस बजट में 15 शहर जिनमें रिंग रोड बनेगी, बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, जालोर, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डीग सहित 15 शहर हैं जहां पर रिंग रोड का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसको किस नजर से देखेंगे? नहीं, ये तो अब भविष्य में आपको सारी चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। शहरों का विकास भी वैज्ञानिक दृष्टि से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ये सड़क पास कर दी, वो पास कर दी। आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले 20 साल की जरूरत क्या है, किस शहर की, कौन सा शहर विकास करेगा, विकासशील शहर को क्या जरूरत पड़ेगी, और उसकी जरूरत पूरी छोटी छोटी सड़कें बनाने से होगी या एक रिंग रोड बनाने से पूरी होगी। तो अगर आपने 15 शहर आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें करेंगे तो मैं समझता हूँ सोच समझ के ही किए गए होंगे और उनमें रिंग रोड बनाने का कोई फ़ायदा होगा। ये एक फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये होता है कि रिंग रोड जहाँ से बनती है उसके आसपास की ज़मीनें महंगी हो जाती है। जी ज़मीन के व्यवसायी खूब कमाते हैं, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले खूब कमाने लग जाते हैं, रिंग रोड बन जाती है तब। जी ये फायदा तो होना ही है, और रिंग रोड से जो ट्रैफिक का फायदा वो अलग बात है। जी बिल्कुल। 12,050 करोड़ की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लागू होगी, शहरों का विकास किया जाएगा। 12,050 करोड़। अब ये तो करोड़ों में तो क्या है, कोई असर नहीं होता, इतना बड़ा राजस्थान है, 12,000 करोड़ और 12 लाख करोड़, ये तो ठीक है। क्या होगा और क्या विकास किया जाएगा, कुछ सड़कें बनेंगी, जयपुर में भी कुछ नई सड़कें बनेंगी, मैंने सुना है इधर जी जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में और जोटवाड़ा में, इस तरफ कई जगह प्रॉब्लम है सड़कों की भारी, वहाँ ठीक होने वाली है सड़कें, नई बनने वाली हैं, ऐसी कई जगह बनेंगी सड़कें। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर साल बजट में होता है, कुछ सड़कें बनाई जाती हैं, कुछ औषधालय बनाए जाते हैं, कुछ स्कूल क्रमोन्नत किए जाते हैं, कुछ अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाते हैं। ये रूटीन की बात है, हर साल होती रहती है, इसमें कोई नई दृष्टि जरूरत नहीं है, लेकिन होती रहती है चीज़ें तो चलती रहनी चाहिए। जी राज्य के वित्त पर सबसे बड़ा जो भार पड़ता है बिजली का। नए बिजली पावर प्लांट बनाए जाएंगे, दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदने की बिजली बैंकिंग व्यवस्था बंद होगी। इस बजट में इस प्रकार का जिक्र किया गया। अब ये बंद होगी जब होगी, अभी तो फिलहाल ये तो लंबा समस्या है, लंबी, बहुत घाटे में हमारी बिजली कंपनियां,
तो इस दिशा में सोचा जाना जरूरी है, जरूरी सोचा गया है। जिस दिन इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और महंगी बिजली ना खरीदनी पड़े, ऐसा दिन आ जाए, हम सेल्फ सफिशिएंट हो बिजली के मामले में, वो सौभाग्य का दिन होगा राजस्थान के लिए। और राजस्थान की औद्योगिक प्रकृति को 4 चांद लगेंगे, रफ्तार होगी, पंख निकल आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। 2750 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे, 60,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करेंगे। हाँ, ग्रीनफील्ड अब ये लगने लगा है कि जैसे हरियाली कम हो गई है जी। और गर्मी बढ़ रही है, वातावरण पूरा दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से चिंतित है, बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे, फिर गंगा सूख जाएगी एक दिन, ऐसा अभी आने लगा है इन दिनों। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के मद्देनजर ग्रीनफील्ड एरिया बनने लगे हैं। तो ये एक्सप्रेस वे बनाना बहुत ज़रूरी है, और एक्सप्रेस वे से फ्यूल भी बचता है, टाइम भी बचता है लोगों का, स्पीड बढ़ती है, औद्योगिक प्रगति भी बढ़ती है जी, इसलिए। बिल्कुल। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए। साथ ही मरुस्थलीय क्षेत्र की विधानसभा 15 करोड़ देंगे, उन्हें 15 बिल्कुल। हाँ, वो तालियां भी बजी इस बात पे वहाँ विधानसभा में जी। कि जो जैसलमेर बाड़मेर लंबी दूरी है और रेगिस्तान है, बनाना भी मुश्किल है सड़क, वहाँ 15 करोड़ दिए। ये लेजिटिमेट सोच है, एक तरह से वैज्ञानिक आधार पर सोचा गया, परिस्थिति जन्य सोच है। और हर विधानसभा क्षेत्र दिया, तो कोई पक्षपात की गुंजाइश नहीं है जी कि ये सब प्रतिपक्षी लोगों के इलाके में काम नहीं हो रहे और सत्तारूढ़ पक्ष ही काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कर दिया, और एक शायद विधायक लेड फंड से एक सुनवाई केंद्र बनाने का भी, विधायकों का सुनवाई केंद्र बनाने का भी कोई शायद 10 लाख रुपए में फैसला किया गया जी। जैसे सांसद सुनवाई केंद्र से विधायक सुनवाई केंद्र जी। ये भी है कि विधायक वहाँ बैठे हैं और वहाँ उपलब्ध हो, तो विधायक के घर पे भीड़ कम हो, उसकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है, प्राइवेट लाइफ, फैमिली लाइफ, उसकी वजह एक जगह जाके बैठे, वहाँ उनके पीए बैठे हैं, कोई काम हो, अर्जियाँ ली जाए, दी जाए, जवाब मिले, ये तो अच्छा है। इसको लोकतंत्र में ये जरूरी भी है कि विधायिका के लोगों का जो काम है वो वैज्ञानिक आधार पर साइंटिफिक तरीके से हो पाए और आधुनिक तरीके से हो पाए, साइंटिफिक और आधुनिक तरीके से, और मैनेजमेंट उसका प्रॉपर हो पाए। इसकी दिशा में कदम है, इसकी भी सराहना की जानी चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी और पुष्कर, इन क्षेत्रों में 900 करोड़ से क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो क्या इन शहरों के जो नाम मैंने बोले हैं, ये भी कोई सनातनी सोच के साथ में नहीं, सिलेक्शन किया गया? बता रहा हूं आपको, पुष्कर जैसे भले सनातनी सोचो, पुष्कर बहुत गंदा हो गया, सरोवर भी गंदा हो गया बहुत जी, और बहुत सारे नाले सरोवर में जाके मिल रहे हैं। पवित्र मानते हैं पुष्कर को, हम लोग सब स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। भिवाड़ी इतना प्रदूषण है, आप सोच नहीं सकते। भिवाड़ी में जी, भिवाड़ी नोएडा बन सकता था जी, लेकिन प्रदूषण का कोई उपाय नहीं किया गया। गलियां और सड़कें प्रॉपर नहीं है, वहाँ पर नालियाँ प्रॉपर नहीं है। मैं जाता हूँ, पानी भरा रहता है जी, जब दिल्ली जाते हैं भिवाड़ी होकर के, और देख करके हैरानी होती है कि यार जिस भिवाड़ी को फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा की श्रेणी में होना चाहिए, बहुत खराब हालत में भिवाड़ी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भिवाड़ी में हवाई अड्डा भी बन सकता है एक वैकल्पिक देश का, और भिवाड़ी में हेलीपैड भी बनानी चाहिए। और भिवाड़ी में जैसे जापानी जोन बनाई गई है, कोरिया की जोन बनाई है, ऐसे भिवाड़ी में जोन बन सकती है। भिवाड़ी राजस्थान के विकास का अग्रणी इंजन बन सकता है, इस पर प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी शहर भी आपने लिए, नाम याद नहीं सब कितने नाम लिए, लेकिन ये पर्यावरण की दृष्टि से उनको सुधारना जरूरी है, तभी लोग आके बसेंगे। अगर वहाँ दम घुटेगा, सांस खराब होगी, पानी खराब होगा और पवित्र सरोवर तक में पानी जाएगा गंदा, तो फिर कौन आकर के वहाँ रहेगा और कौन डुबकी लगाने जाएगा। तो इसलिए ये इसमें कोई सनातनी सोच की बात नहीं है, ये जरूरत है, जरूरत के हिसाब से हर राज्य की सरकार को करना चाहिए, वो उन्होंने किया है। जी बिल्कुल। अंत में चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा, कई दशकों तक आपने देखा है कि प्रदेश का बजट अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने पेश किया है, अलग अलग सरकारों ने पेश किया है। नया टेस्ट इस बार प्रदेश की जनता को मिला, भजनलाल सरकार मिली, और भजनलाल सरकार का यह दूसरा बजट। ओवरऑल क्या कहेंगे इस बजट को लेकर के? देखो, जो पुराने लोग बजट को देखते थे, वो ट्रेडिशनल बजट बिल्कुल अलग किस्म का होता था। जी, वसुंधरा राजे के ज़माने से ये परंपरा शुरू हुई कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिपार्टमेंट की उसमें आ जाती थी मांगों के अंदर, जी, वो बजट में ही पेश कर दी जाए। जी, तो पंचायती राज और ग्रामीण विकास और महिला दुग्ध उत्पादन, जो भी डेयरियाँ बनेंगी, इतनी डेयरियाँ बनेंगी, और ये सारे विभागों का पूरा एक जगह आ जाता है यहाँ पर विकास का नक्शा। जी, तो ये एक समय शुरू किया गया था, अब ये उसी क्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो पहले की तरह का बजट नहीं है। और पहले क्या है, बजट में
खास तौर पर क्या महंगा क्या सस्ता इंपॉर्टेंट होता था। जी अब चूंकि जीएसटी में चला गया, जीएसटी काउंसिल तय करती है। एक पेट्रोल डीजल पर कोई नज़र नहीं डाली गई है, उम्मीद लगा के बैठे थे लोग पेट्रोल डीजल में, क्योंकि वैट है, जीएसटी नहीं है, तो राज्य सरकार भी कम कर सकती थी अपना हिस्सा, लेकिन वो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जो गया। पहले कर चुकी है, भजनलाल सरकार आने के बाद में कर चुकी है, 2 रुपए की जो छूट थी वो अभी भी बहुत महंगा है, हरियाणा के मुकाबले राजस्थान का पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है अभी भी। तो इस बजट से और उम्मीद थी। हाँ, तो वो उसको छुआ नहीं गया, बाकी कुछ छूने लायक चीज़ नहीं, सब जीएसटी में गवर्न होती चीज़ें। जी तो महंगा सस्ता जीएसटी से होता है, टायर हो चाहे सिगरेट हो चाहे ये हो चाहे वो, पहले सब होता था सिगरेट सस्ती और ये महंगा, जी शराब महंगी, ये महंगा ये सस्ता। अब वो सब क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। अब ये कि विकास की नदी, उसकी नहरें कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ उसका पानी पहुँच रहा बेसिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस लोगों को राहत, विकास की राह कहाँ देखने को मिलेगी, जी। यही देखने की लायक बात रह गई है बजट में। इसमें काफ़ी वर्गों को छुआ गया है, काफ़ी इलाकों को छुआ गया है, ज्योग्राफिकली भी, और बिना राजनीतिक भेदभाव के भी मैं कहता हूँ ये काम किया करने की कोशिश की गई है, और समाज के सभी वर्गों को छूने का जो प्रयास किया। कोई छूट भी गया हो एक आध वर्ग तो ध्यान नहीं पड़ जी। रहा ऑफ हैंड, लेकिन बहुत ही बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को, सबके साथ कुछ न कुछ व्यवहार किया है इस बजट में, इसलिए इसके लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए। बाकी आलोचना तो हर किसी की जा सकती है, कभी भी गिलास पूरा भरा हुआ नहीं होता, कुछ तो जगह खाली होती है, आप उसको आधा भरा हुआ कहो, आधा खाली कहो, या पौन भरा हुआ कहो, पाव खाली कहो, उस नज़रिए का अंतर है। जो विपक्ष को कहना है वो विपक्ष कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश की गई है कि एक सामाजिक दायित्व को लोक कल्याणकारी सरकार किस दिशा में मूव करे कि लोक कल्याण हो सके, इस दिशा में दिखाई दे रहा है बजट। अब एजुकेशन पता लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ में ये सब बातें शेयर की, एक एक परत दर परत बजट की सब बातों का आपने खुल करके बताया, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले प्रदेश के विकास को लेकर के, कितनी रफ्तार पकड़ेगा ये प्रदेश, ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। ये बजट को लेकर के प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने बदलाव होते हैं, कितना सुदृढ़ होता है, कितना ट्रैफिक स्मूथ होता है, ये सब बातें देखने की होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।